स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक के बारे में, और जिस एनिमल की हम स्टडी आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो एनिमल है बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा एनिमल है। पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा का एक उपसंघ सब फाइलम माना जाता था। बाद में और स्टडी की गई और ये स्पष्ट हुआ कि जो हेमिकॉर्डेट एनिमल्स हैं उनमें फाइलम कॉर्डेटा के जो फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो वर्तमान में हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक योजक कड़ी के रूप में रखा गया है। और वर्तमान में हेमिकॉर्डेटा की जो वर्गीकृत स्थिति है, जो सिस्टेमिक पोजीशन है, वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद और कॉर्डेटा फाइलम से ठीक पहले इन्हें रखा गया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। हेमिकॉर्डेटा का एक मेंबर है बैलेनोग्लॉसस। आज हम बैलेनोग्लॉसस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक तो बैलेनोग्लॉसस की सिस्टेमिक पोजीशन, इसकी वर्गीकृत स्थिति की बात करेंगे। नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी हैबिटेट, इन बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्लासिफिकेशन या इसकी सिस्टेमिक पोजीशन के साथ। नंबर 1, अगर हम पुराने वर्गीकरण के अनुसार चले तो बैलेनोग्लॉसस को फाइलम कॉर्डेटा में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ऐसे कुछ लक्षण टैक्सोनॉमिस्ट ने बैलेनोग्लॉसस में देखे। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड बकल डाइवर्टिकुलम, और ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड से सिमिलरिटी प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट हैं। तो प्राचीन समय में उस बकल डाइवर्टिकुलम को टैक्सोनॉमिस्ट ने नोटोकॉर्ड के समान माना और उसी आधार पर बैलेनोग्लॉसस को
फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया। लेकिन बाद में टैक्सोनॉमिस्ट ने और स्टडी की और ये क्लियर किया कि जो स्टोमोकॉर्ड बकल डाइवर्टिकुलम नामक संरचना है वो नोटोकॉर्ड नहीं है। और जब नोटोकॉर्ड ही नहीं थी तो वर्तमान में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें बैलेनोग्लोसस को हेमीकॉर्डेटा में सम्मिलित किया गया और हेमीकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद माना गया। नंबर 2, तो पुराने वर्गीकरण से बात कर रहे हैं तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया इसका, और इसका सब फाइलम हो गया हेमीकॉर्डेटा। क्लियर? जिस वर्ग से बैलेनोग्लोसस का संबंध है वो है एंटेरोपन्यूस्टा। तो जब हम हेमीकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहां 2 वर्ग हैं। पहला जो क्लास वर्ग है एंटेरोपन्यूस्टा और जो दूसरा क्लास है वो है टेरोब्रैंकिया। तो बैलेनोग्लोसस का संबंध जिस वर्ग से है वो एंटेरोपन्यूस्टा है, जीनस बैलेनोग्लोसस। अब अगर हम बैलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि बैलेनोग्लोसस की बॉडी क्लियरली 3 पार्ट में डिवाइड है। एक भाग प्रोबोसिस है, एक कॉलर है और एक ट्रंक है। और जनरली बैलेनोग्लोसस क्या करता है, समुद्री आवास में बिल बनाता है यू आकृति के। अंग्रेजी का एक लेटर है यू, तो उस यू आकृति के बरोज या बिल ये बनाता है और उसमें परमानेंटली रहता है। और उस बरोज से या बिल से केवल इनकी जीभ जो टंग है वो बाहर निकली रहती है। और इस कारण बैलेनोग्लोसस को कॉमनली हम टंग वर्म, हिंदी में जिह्वा कृमि के नाम से जानते हैं कि कृमि के जैसा, इट इज ए वर्म लाइक एनिमल, और ये जीभ के जैसा दिखता है इसलिए इसे टंग वर्म, ऑक्स टंग वर्म इन नामों से जाना जाता है। इसे एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये एकॉर्न के जैसा दिखता है और वर्म लाइक होता है। तो कॉमन नाम की डिस्कस किया हमने कि बैलेनोग्लोसस को कॉमनली जिह्वा कृमि, जीभ कृमि, एकॉर्न वर्म इन नामों से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड यानी विश्व के सभी समुद्रों में बैलेनोग्लोसस वितरित हैं, यानी सभी समुद्रों में बैलेनोग्लोसस पाया जाता है। आवास की बात करें, मैराइन वाटर है, समुद्री आवास का जंतु है, और वहां पर ये यू आकृति की जो ट्यूब्स हैं, ये मैंने एक डायग्राम शो किया है, आप देख सकते हो इस तरह से ये एक यू आकृति की ट्यूब है जो समुद्री आवास में इन्होंने बनाई है। अच्छा, यहां आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्यूब की 3 ओपनिंग है। एक ओपनिंग यहां पर, एक ये, एक ये। एक जहां से वो प्रोबोसिस बाहर निकलेगी, एक जहां से ये अपने फीकल मटेरियल को, अपशिष्ट को बाहर निकालता है। इसका अपशिष्ट स्पाइरली कॉइल्ड रहता है। मैंने नीचे वाले डायग्राम में इसके अपशिष्ट को एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, यहां पर भी बताया है। तो समुद्री आवास में इनका जो कॉइल्ड अपशिष्ट है, कुंडलित जो वेस्ट हैं, उसकी उपस्थिति के आधार पर
इनकी इस जंतु की उपस्थिति का पता समुद्री आवास में लगाया जा सकता है। अच्छा, यहां एक एडिशनल ओपनिंग और है, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त ओपनिंग होती है इस बरो की, जहां से ये बाहर निकल सकता है। तो ये जो यू ट्यूब, यू आकृति की जो नलिका या जो बरो इन्होंने बनाई है, ये एक्चुअल में इन्होंने अपने प्रोबोसिस, उसकी हेल्प से इसका ये निर्माण करते हैं। ओके, तो यहां तक ठीक। ये मॉर्फो, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इसके आवास की बात की। तो पूर्ण रूप से ये उस बिल में, उस बरो के अंदर, उस यू आकृति की ट्यूब में ही रहता है और उससे केवल और केवल अपनी प्रोबोसिस को बाहर निकालता है। ये मैंने कुछ जानकारियां लिखी है कि इसे ऑक्स टंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोबोसिस है वो उस ट्यूब से बाहर निकली रहती है और वो टंग ऑक्स की जो टंग है, बैल की जो टंग है, उसके जैसी दिखती है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, हम प्रोटेक्शन की बात करें तो बेलेनोग्लोसस क्या करता है कि जब भी इसे अपने आसपास अपने नेचुरल एनिमीज की उपस्थिति का पता चलता है, तो इसके द्वारा एक बड़ी अजीब सी गंध वाली एक केमिकल, जिस केमिकल की गंध आयोडोफॉर्म के जैसी है, उसको ये सीक्रेट करते हैं। तो उस अजीब सी गंध के कारण ये अपने नेचुरल एनिमीज से प्रोटेक्टेड बने रहते। ये डिफेंस मैकेनिज्म है इनका। ओके, हैबिट में बात कर रहा हूं, हमने कहा था कि ट्यूब में ही रहता है। तो ये फीडिंग के लिए, भोजन के लिए फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं। यानी एक वाटर करंट अंदर आएगी ट्यूब के अंदर और उस वाटर करंट में लार्ज साइज के, स्मॉल साइज के फूड के पार्टिकल्स होंगे। तो बॉडी के अंदर एक सीलियरी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की हेल्प से ये वाटर करंट को फिल्टर करते हैं और उसमें जो एप्रोप्रिएट, उपयुक्त आकार वाले भोजन के जो कण हैं उनको छानकर अलग कर देते हैं। और इस प्रकार की जो फीडिंग है इसे हम फिल्टर फीडिंग या सीलियरी फिल्टर फीडिंग के नाम से जानते हैं। उसमें गिल स्लिट्स वगैरह भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये इनके हैबिट की बात की हमने। अब इनके मॉर्फोलॉजी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं थोड़ी सी। तो क्या दिखता है कि बॉडी जो है वर्म लाइक है और ये 3 पार्ट है। एंटीरियर वाला प्रोबोसिस, बीच में एक कॉलर और बाकी का ये जो पूरा पार्ट है वो ट्रंक रीजन है। क्लियर? तो बॉडी वर्म लाइक है और क्लियरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडल पार्ट कॉलर है और जो पोस्टीरियर है वो इनका ट्रंक रीजन है। अच्छा, इनके 3 नाम दिए गए। प्रोबोसिस को प्रोटोसोम, कॉलर को मीजोसोम और ट्रंक को मेटासोम। ये 3 पार्ट हो गए। ओके, जो पोस्टीरियर ट्रंक है वो फर्दर फिर 3 पार्ट में है। ब्रेंकियोजेनिटल रीजन हो जाएगा ये वाला, फिर एक हिपेटिक रीजन हो जाएगा ये वाला और एब्डोमिनल रीजन ये वाला। तो जो ट्रंक है वो फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेंकियोजेनिटल रीजन, हिपेटिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। जो इनमें एक स्ट्रक्चर है बकल डाइवर्टिकुलम, जिसे स्टोमोकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसी को पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं माना जाता है। लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज है, टॉर्नेरिया लार्वा। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये हमने आज बात की बेलेनोग्लोसस के सिस्टेमिक पोजीशन की, इनकी हैबिटेट की, इनके हैबिट की
और मॉर्फोलॉजी की बात की, और प्रोटेक्टिव डिवाइस किस प्रकार डिफेंस मैकेनिज्म है इनमें, ये किस प्रकार अपने प्रेडेटर से, प्राकृतिक शत्रुओं से सुरक्षित बने रहते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि ये एक आयोडोफॉर्म के जैसी बदबूदार केमिकल स्मेल सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण इनके नेचुरल एनिमीज उस एरिया को छोड़कर दूर चले जाते हैं और इस प्रकार ये प्रोटेक्टेड बने रहते हैं। इनके बरों की, इनका जो ट्यूब है जिसमें ये रहते हैं, उसकी भी डिस्कस की कि वहाँ 3 ओपनिंग है। एक जहाँ से ये अपनी प्रोबोसिस को बाहर निकालते हैं, यानी जहाँ से वाटर करंट की एंट्री होगी। एक जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल रहा है, वो भी हमने डिस्कस की कि इनका जो अपशिष्ट हैं वो भी कॉइल्ड फॉर्म में, जिस तरह से केचुए का होता है, तो उस अपशिष्ट को देखकर उसकी उपस्थिति से हम बेलेनोग्लोसस की उपस्थिति का पता लगा सकते। एक हमने अल्टरनेट ओपनिंग की बात और की थी, दिख भी रहा होगा आपको। ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि कई बार इनके नेचुरल एनिमीज का जब अटैक होता है तो इस वाले रास्ते से ये सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे बेलेनोग्लोसस में सीलोम के बारे में, देह गुहा के बारे में, क्योंकि जंतु इकाइनोडर्मेटा के बाद में रखा गया है, तो ये सीलोमेट जंतु है, यानी इनमें वास्तविक देह गुहा जो ट्रू सीलोम है वो प्रेजेंट होती है। तो वो सीलोम किस प्रकार की है, क्या मॉडिफिकेशंस बेलेनोग्लोसस में सीलोम के अंदर हुए हैं, और सीलोम क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। फिर इसी फॉर्मेट में, इसी प्रकार से हम बेलेनोग्लोसस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें एक्सक्रीशन, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात की हमने आज हेमिकॉर्डेटा की, और आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये बताया कि हेमिकॉर्डेट की सिस्टेमिक पोजीशन को लेकर सस्पेंस है। जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के एक उपसंघ के रूप में क्लासिफाई किया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखा गया है। इन्हें इकाइनोडर्मेटा के बाद एक नॉन कॉर्डेट फाइलम के रूप में स्थापित किया गया है। तो जो बेलेनोग्लोसस की हम बात कर रहे हैं मॉडल के रूप में, डेली चिएजी एक वैज्ञानिक हैं। डेली चिएजी ने पहली बार बेलेनोग्लोसस की कंप्लीट लाइफ साइकिल की स्टडी की और इस एनिमल के बारे में जानकारियां, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो जो स्टडी हम कर रहे हैं बेलेनोग्लोसस के बारे में, वो इंफॉर्मेशन, वो स्टडी डेली चिएजी के द्वारा की गई, उसी को आधार मानकर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। बेलेनोग्लोसस के कॉमन नेम और इसके लार्वा के बारे में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका एक लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा, और जो कॉमन नाम है इसके, इसे जिह्वाकृमि, टंग वर्म, ऑक्स टंग और एकॉर्न वर्म, इन नामों से जाना जाता है। तो कल इसके सेकंड पार्ट में हम बेसिकली बेलेनोग्लोसस की जो सीलोम है
देह गुहा है उसकी बात करेंगे, उसमें जो सीलोमिक फ्लूइड है उसका क्या कंपोजिशन है उसकी बात करेंगे, और फिर सीलोम के क्या फंक्शंस हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।